पवन सिंह एक बहुत बड़े पावर स्टार के रूप में पॉलिटिकल चेहरा होंगे। और बक्सर के लोग कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली जाई, प्राण जाई पर बच्चन न जाई। नारायणी नदी के तट पे मैं पैदा हुआ और गंगा मैया के तट पे मुझे हमारी जो सेनापति हैं आदरणीय मोदी जी, उनके सामने किसी की कोई आज वजूद नहीं है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि बक्सर की मिट्टी और बक्सर की लिट्टी से मैं जितना परिचित हूं, पवन सिंह जी बहुत होशियार भी हैं, बहुत समझदार भी हैं और लोकप्रिय भी हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। आज से लगभग 9 दिनों के बाद बिहार में लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो जाएगी। पहले चरण के बाद लगभग जो बाकी चरण बचे हुए हैं, उन चरणों के जो प्रत्याशी हैं, जो उम्मीदवार हैं, उन्होंने अब एक एक करके नामांकन अपना दाखिल करना शुरू कर दिया है। पहले चरण में 4 जगहों पर लोकसभा चुनाव होंगे, लेकिन जिन लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव की तैयारियां हो रही हैं, उम्मीदवार प्रचार प्रसार करने के लिए जा रहे हैं, काफ़ी चर्चाएँ हो रही हैं। हॉट सीट लगातार कई बिहार की जो सीटें हैं वो बनती जा रही हैं। हम आज बक्सर लोकसभा सीट की चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं। बक्सर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी जी को बनाया गया है और जिस तरीके से मिथिलेश तिवारी जी का नाम सामने आया, बक्सर की जनता के बीच में एक अलग उत्साह देखने को कहीं ना कहीं मिल रहा है। हालांकि ये रहने वाले तो गोपालगंज के हैं, लेकिन बक्सर में चुनावी रणभेरी में कितना सफल हो पाएंगे, चलिए मिथिलेश तिवारी जी से चर्चा कर लेते हैं। सर, बक्सर से आप चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी आपको दी है, क्या कहेंगे सर? नहीं, बिल्कुल, ये मेरे लिए राम वर्ष में मुझे जो बक्सर चुनाव लड़ने की जिम्मेवारी हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा मिला है, तो निश्चित रूप से एक बड़ी जिम्मेवारी है। और मैंने जो 35 वर्ष पार्टी के लिए कार्यकर्ता बन के काम किया है, तो ये कार्यकर्ता का सम्मान भी है। और इसलिए मैं बक्सर में हूँ और बक्सर की जनता का बहुत ज़बरदस्त प्यार मिल रहा है और हर वर्ग का मिल रहा है। और मैं ये कह सकता हूँ कि एक बड़े मार्जिन से मैं जीत करके और मोदी जी के झोली में बक्सर की सीट डालूंगा। देखा जाए तो इस बार का जो चुनाव है, 2 नए प्रत्याशी, प्रतिद्वंदी भी नए हैं, चूँकि उनके पिता पहले चुनाव लड़ चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बातचीत की जाए तो आपके गार्जियन स्वरूप अश्विनी चौबे, उन्होंने 10 साल बक्सर को दिया है। अब आपकी लड़ाई है, 2 युवाओं के बीच की लड़ाई हो गई है, कंपटीशन है, मानते हैं कुछ ऐसा? नहीं, देखिए, ऐसा है कि कोई भी लड़ाई जब होती है तो सामने तो कोई होगा तभी लड़ाई होगी। बिल्कुल। तो राष्ट्रीय जनता दल का प्रत्याशी हमारे सामने है और वो कितने नए हैं कितने पुराने हैं इस पे मुझे नहीं कहना है, लेकिन मैं नया नहीं हूँ। मैं राजनीति में 35 वर्षों से हूँ। मेरे पिताजी कोई नेता नहीं थे, मेरे पिताजी एक सामान्य कर्मचारी थे भारत सरकार में। और मैंने विद्यार्थी जीवन से अपनी बदौलत अपनी पहचान बनाई, मेहनत करके बनाया। और मुझे सभी जानते हैं, बक्सर में मेरा 95 से सीधा बक्सर से मेरा जुड़ाव है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि बक्सर की मिट्टी और बक्सर की लिट्टी से मैं जितना परिचित हूं, उतना कोई परिचित नहीं होगा। तो महर्षि विश्वामित्र जी की तपोभूमि है बक्सर, प्रभु श्री राम की जन्म की शिक्षा स्थली है बक्सर, कर्मभूमि भी हम कह सकते हैं। और राम वर्ष में मिथिलेश को पार्टी ने चुना है, तो ये अपने आप में एक संयोग है। और 2024 में पूरे देश ने संकल्प लिया है मोदी जी को 370 सीट बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में देने का और 400 पार करने का। तो मैं मोदी जी के एक सिपाही के रूप में इस मैदान जंग में हूँ। और मोदी जी के सिपाही जब चुनाव मैदान में उतरे हैं तो सामने कोई मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि हमारे जो सेनापति हैं आदरणीय मोदी जी, उनके सामने किसी की कोई आज वजूद नहीं है जो मोदी जी का मुकाबला कर पाए। गोपालगंज से बक्सर की दूरी कितनी है, मतलब? देखिए, ये दोनों भोजपुरिया बेल्ट है। गोपालगंज की लिट्टी बक्सर की लिट्टी एक है, गोपालगंज की मिट्टी बक्सर की मिट्टी एक है। नारायणी नदी के तट पे मैं पैदा हुआ और गंगा मैया के तट पे मुझे अपने कर्मभूमि को बनाने का, कर्म क्षेत्र बनाने का अवसर मिला है। मेरे सारे रिश्तेदारियाँ वो सब बक्सर में है और बक्सर से 1.5 घंटा की दूरी पर हमारा घर है। तो अब तो मेरा घर बक्सर ही हो गया, मैं बक्सर का हो गया और बक्सर का ही रहूँगा, बक्सर में ही रहूँगा। इसलिए अब ये विषय खत्म हो गया।
जब टिकट की घोषणा हुई थी 2-4 दिनों तक लोगों ने पूरा चलाया। मैं जब मैदान में गया और मेरा वहाँ के कार्यकर्ताओं से, वहाँ की जनता से मेरा जब मिलना जुलना हुआ, और आपने देखा होगा कि शायद बिहार में किसी उम्मीदवार का उस रूप में स्वागत नहीं हुआ जितना बक्सर के लोगों ने मेरा स्वागत किया। तो मैं तो बक्सर का ऋणी हो गया, और मैं अपने पूरे जीवन को मैंने बक्सर के चरणों में समर्पित कर दिया है। और मैंने वहाँ के लोगों का उत्साह देख करके ये घोषणा भी कर दिया कि बक्सर मेरे लिए लोकसभा नहीं है, बक्सर मेरे लिए एक मंदिर है। मैं उस मंदिर का पुजारी बन करके आया हूँ, और मेरे लिए बक्सर के नर नारी देवी देवता है। तो जैसे एक पुजारी अपने मंदिर की का ख्याल रखता है, मंदिर के पवित्रता का ख्याल रखता है, मंदिर की सुरक्षा का ख्याल रखता है, मंदिर में जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं उसका ख्याल रखता है, हर प्रकार का उसी प्रकार का ख्याल मैं बक्सर का रखूंगा। और मैंने पहला घोषणा किया है, ये संकल्प है मेरा, घोषणा नहीं है। घोषणाएं लोग करके भूल जाते हैं, लेकिन ये मेरा संकल्प है, और संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाऊंगा। और संकल्प है बक्सर को बनारस के बराबर विकसित करने का। और मैं पार्लियामेंट में जब बक्सर की जनता का आशीर्वाद लेके पहुंचूंगा तो मैं मोदी जी का पांव पकड़ लूंगा, मोदी जी बक्सर के भी बनारस बना दी। अच्छा, एक चीज़ सर बताइए, 10 साल आपके गार्जियन स्वरूप अश्विनी चौबे जी रहे हैं, कुछ कमियां रही होंगी, कुछ बातें आई होंगी जिस वजह से कहीं ना कहीं उनका टिकट कटा। ये अब कल ही उनका एक बयान आया है कि ब्राह्मण होने के नाते मेरा टिकट काट दिया गया, परशुराम के वंशज होने के नाते टिकट काट दिया गया। आप भी तो ब्राह्मण हैं। देखिए, माननीय अश्विनी चौबे जी बड़े नेता हैं, हमारे बड़े भाई हैं, मैं उनके किसी भी बयान का खंडन नहीं कर सकता। और वो अपने से बोलते भी हैं कि पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, अब मुझे पार्टी को देने का समय आया है। तो ये जो शब्द उनके निकल रहे हैं, ये बहुत बड़े शब्द हैं, ये गोल्डन वर्ड्स हैं। और आदरणीय अश्विनी चौबे जी ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण रहेंगे, एक अच्छे ब्राह्मण नेता के रूप में उनको लोग जानते हैं। और 30 वर्षों से उनका सबसे ज़्यादा स्नेह और आशीर्वाद मुझे मिला है। और मुझे जो बक्सर में पार्टी ने भेजा है उसमें उनका भी बड़ा योगदान है, उन्होंने आशीर्वाद देके मुझे भेजा है। और जहाँ तक रही बात कि और भी कोई बात, तो मेरे ख्याल से उन्होंने वो बातें कहीं किसी दूसरे कंटेस्ट में कही होंगी। उन्होंने ये भी कहा कि मैं बक्सर का हूँ और बक्सर का ही रहूँगा। तो स्वाभाविक है, बक्सर में 10 साल अब सांसद रहे तो बक्सर के तो हो ही गए, जीवन भर के लिए बक्सर के हो गए। और बक्सर में तो ये इतिहास जब तक रहेगा तब तक वो रहेंगे, क्योंकि बक्सर में 10 साल सांसद रहे, बक्सर ने उनको केंद्र में मंत्री बनाया, तो कैसे बक्सर के नहीं रहेंगे। और अब चूंकि मैं वहाँ चुनाव लड़ने गया हूँ तो मेरे रूप में भी वो बक्सर में हैं और बक्सर में मेरे रूप में भी वो रहेंगे। मिथिलेश तिवारी पिछले कई सालों से अश्विनी चौबे को जिताने के लिए उस रण में पहुंचे हुए थे। अब आपको मौका मिला है, आपके गार्जियन अश्विनी चौबे का आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा? हाँ बिल्कुल है, पूरा आशीर्वाद उनका है। और आप देखेंगे आने वाले दिनों में वो बक्सर आकर के भी आशीर्वाद देंगे, मुझे विश्वास है। आदरणीय अश्विनी चौबे जी उनमें से नहीं हैं कि अपने स्वार्थ के लिए या किसी अन्य के स्वार्थ के लिए वो संघ और बीजेपी के जो संस्कार हैं उसको भूल जाएं। मैं जानता हूँ आदरणीय अश्विनी चौबे जी को कि वो कितने दृढ़ निश्चयी व्यक्ति हैं और दल ही उनके लिए सब कुछ है, पार्टी के संस्कार ही उनके लिए सब कुछ है। और यही कारण है कि मेरा उनसे 30 वर्षों का संबंध रहा है। और आज कुछ लोग होंगे जो इधर उधर की बात उनको समझाते होंगे, उनको मन में कष्ट आता होगा, लेकिन मैं जानता हूँ आने वाले कुछ ही दिनों में उनको सारी बातों की जानकारी होगी। और वो जैसे बलिया में नीरज शेखर जी को आशीर्वाद दे करके और आदरणीय वीरेंद्र सिंह मस्त जी ने मैदान में भेजा है और उन्होंने एक बड़े दिल का परिचय दिया है, उसी प्रकार आदरणीय अश्विनी चौबे जी मुझे आशीर्वाद देने बक्सर भी आएंगे, ये मुझे विश्वास है। अच्छा, कई सीटों पर से त्रिकोणीय मुकाबले हो रहे हैं, कठिन है भारतीय जनता पार्टी के लिए 400 पार कर पाना? नहीं, भारतीय देखिए ये त्रिकोणीय मुकाबला ये मीडिया का बनाया हुआ मुकाबला है। और मैं आपको आज बता दूं 70 और 30 की लड़ाई है। 70% वोट आज मोदी जी के पक्ष में खड़ा है। ये कोई माने न माने, लेकिन मैं देख रहा हूं। और हम लोग जिस भी क्षेत्र में जाते हैं मोदीमय है पूरा, कहीं ये लोग नहीं है, इनके पास न कप्तान है, न इनके पास उम्मीदवार है, न इनकी नीति है, न इनकी नीयत है।
तो किस कारण इनको वोट मिलेगा? और सवाल किसी दल का नहीं है, सवाल देश का है। यह चुनाव देश के भविष्य का निर्माण करेगा। तो जब सवाल देश का है तो दोस्त का कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं और वो कहते हैं कि मेरा दोस्त आरजेडी से लड़ रहा है, मेरा जाति आरजेडी से लड़ रहा है, मेरे रिश्तेदार आरजेडी से लगते हैं। लेकिन वही लोग बोलते हैं, कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली जाई, प्राण जाई पर वचन न जाई। और लोग कहते हैं हम उनको लाएंगे जो राम को लाए हैं। एक लाइन में ही लोग कहते हैं। बक्सर के लोग तो इस मामले में और दृढ़ निश्चयी हैं। और वहाँ बक्सर में राम रोम रोम में है, क्योंकि वहाँ राम जी ने शिक्षा ग्रहण किया है। और उनके जो गुरु थे विश्वामित्र जी, वो क्षत्रिय धर्म के से आते थे और वो उनके क्षत्रिय गुरु थे। और इसीलिए महर्षि विश्वामित्र जी ने जो प्रभु श्री राम को वहाँ शिक्षा दिया, बक्सर तो भूल ही नहीं सकता। और इसीलिए बक्सर के रोम रोम में राम है। और बक्सर के लोग कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली जाई, प्राण जाई पर वचन न जाई। और बक्सर के लोग ये भी कहते हैं आज सवाल किसी दोस्त का नहीं है, आज सवाल देश का है, इसलिए हम मोदी को ही चुनेंगे। अच्छा, अंतिम प्रश्न है। मिथिलेश तिवारी जी को एक बड़ा मौका बक्सर में मिला है। पहले तो आपने कहा कि बक्सर और बनारस के बीच की दूरियां जो है वो कम कर दी जाएंगी, और क्या संकल्प है बक्सर के लिए? नहीं, मैंने तो साफ कहा है एक लाइन में, हजारों योजनाएं बन सकती है, लेकिन पहले अपनी दृष्टि तो स्पष्ट होनी चाहिए। इसलिए मैंने कहा है कि मैं पांव पकड़ूंगा मोदी जी का, कहूंगा मोदी जी हमारा बक्सर के भी बनारस बना देंगे। इस लाइन में सब कुछ छुपा है और आप देखेंगे मैं ये करूंगा। मोदी जी ने मुझे अपने बगल के सीट पे चुनाव लड़ाया है और मैं मोदी जी के हनुमान के रूप में बक्सर में हूँ, वो मेरे राम के रूप में है। तो हनुमान तो सदैव राम के चरणों में रहता है, इसलिए मोदी जी का मैं पैर पकड़ूंगा और कहूँगा मोदी जी हमारा बक्सर के भी बनारस बना दी। अच्छा, भोजपुरी के पवन सिंह हैं, पावर स्टार हैं, काराकाट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। उपेंद्र कुशवाहा वहाँ पर हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही हैं। पवन सिंह जी को मैं जानता हूँ, उनके मन में थोड़ी तकलीफ जरूर होगी क्योंकि उनका सिंबल वापस हो गया था। पवन सिंह जी 100% भाजपा के हैं। उनको बहुत सारे लोगों ने इधर उधर करने का उपाय किया लेकिन वो गए नहीं। और मैं भी उनको छोटा भाई के रूप में मानता हूँ। मुझे विश्वास है पवन सिंह जी कभी निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे और चीज़ें सामान्य हो जाएगी। पवन सिंह जी भाजपा का प्रचार करेंगे। ऐलान किया है काराकाट के लिए। ठीक है, उनके मन के अंदर भावना है, वो सामने आई है। लेकिन पवन सिंह जी बहुत होशियार भी हैं, बहुत समझदार भी हैं और लोकप्रिय भी हैं। आज उनके गाने सब सुनते हैं। और हो सकता है, कहा गया है कि भाग्य भी प्रबल होता है। हो सकता है कि अभी भाग्य उनको इसकी अनुमति नहीं दे रहा हो। जिस दिन भाग्य का दरवाजा खुलेगा आप देखेंगे पवन सिंह एक बहुत बड़े पावर स्टार के रूप में पॉलिटिकल चेहरा होंगे और पवन सिंह बहुत आगे जाएंगे। मेरी उनके प्रति बहुत शुभकामना है। चलिए, देखिए तो मिथिलेश तिवारी जी थे विश्वामित्र की धरती पर। एक और मिथिलेश इस बार जा रहे हैं। प्रभु श्री राम ने वहाँ पर शिक्षा दीक्षा अपनी ग्रहण की थी और अब दूसरे जो मिथिलेश हैं वो पहुंच रहे हैं। बनारस और बक्सर के बीच की जो दूरियां हैं वो कम करेंगे। नरेंद्र मोदी को अपना राम बता दिया है और खुद को हनुमान बता रहे हैं। बक्सर में 1 जून को चुनाव होगा और उसके बाद 4 जून को परिणाम आएंगे। परिणाम क्या आते हैं ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लड़ाई कहीं ना कहीं बक्सर के लिए बिहार के तमाम लोकसभा क्षेत्रों पर इस बार दिलचस्प होने जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए भारत लाइव पर, तमाम अपडेट आपको दिन भर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।